हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में एक बार फिर से। आज हम सीजीएल 2023 के प्री में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसमें जितने भी जो है कि पॉलिटी के क्वेश्चंस आए थे, संविधान के क्वेश्चन आए थे, उन सभी का जो संग्रह लेके आ गया हूँ एक बार फिर से एजुकेशन फॉर स्टूडेंट चैनल पे। और गाइज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि एक बार आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं लाइक का जो टारगेट रखता हूँ 30 टारगेट रखता हूँ लाइक का। ठीक है, तो गाइस ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सेशन है ये सीजीएल 2023 के प्री का जो क्वेश्चन हुआ था उसमें देखिए जो पॉलिटी क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लाया हूँ। 40 प्लस क्वेश्चन है, मतलब 45 46 के अराउंड है, तो 40 प्लस क्वेश्चन हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं और आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मैं एग्जाम के ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए सीजीएल में कितने सिंपल क्वेश्चन आए हैं और पॉलिटिक्स को पढ़ के हम कितने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 4 नंबर, या मेंस है तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो आराम से 6 नंबर 7 नंबर हम ईजिली से प्राप्त कर सकते हैं। तो पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल चैप्टर है जिससे कि आप इससे ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 पे मत जाइएगा, इसे क्वेश्चन नंबर 1 ही समझिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो जो भाग 3 है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, ठीक है, वो मूल अधिकार है, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। इसमें मूल अधिकार लिख फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, तो इसमें है भाग 3 में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड भाग थर्ड। ओके, अब देखिए इसमें 3 है। भारत के वित्त आयोग को डैश से सिफारिशें करने की आवश्यकताएं होती हैं। तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो अनुच्छेद 280 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की क्या कर सकते हैं? वित्त आयोग की स्थापना, संविधान के 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना है। और भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके प्रसाद पर्यंत वित्त आयोग रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, भारत के राष्ट्रपति। संविधान को अपनाने के अलावा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी को एक दिन के रूप में चुने जाने का क्या महत्व है? पूर्ण स्वराज की घोषणा, राइट आंसर हो जाएगी पूर्ण स्वराज की घोषणा। 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, पूर्ण स्वराज की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए विषयों अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 के ए, 43 के, 48 के ए को जोड़ा गया? जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है, ये मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ठीक है, और एक मोस्ट है इसमें 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ है उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसे अनुच्छेद 19 के ए से हटा के अनुच्छेद 300 के कम में रख दिया गया। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? तो ए, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, तो बिल्कुल सही है कि एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, बी, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी हैं और सरकार को आयोग की सलाह के अनुसार धन देना पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बाध्यकारी नहीं है सरकार बाध्य होगी इसके लिए, नहीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में चर्चा करता है, तो ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, तो ये तो राइट आंसर सी राइट आंसर है जो इसमें गलत दिया है। ए और सी दोनों होने चाहिए क्योंकि देखिए ऑप्शन इसमें नहीं है, तो हम ए के साथ ही जाएंगे क्योंकि बी गलत है, बी तो ऑलरेडी गलत है, तो तीनों में बी है, ए केवल एक में है, तो हम ए ही टिक करेंगे। ये माइंड का क्वेश्चन था, तो केवल ए ही सही है क्योंकि सी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बचाव के अधिकारी से वंचित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राहत प्रदान कर सकता है? तो जो अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी के संबंध में जो है, वो अनुच्छेद 22 जो है कि आदमी को जो है कि नागरिक को, भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो बचाव के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 इससे राहत प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 23 और 24 क्या है? ये शोषण के विरुद्ध है। अनुच्छेद 23 में जो है कि आप बलात् श्रम जो है जबरदस्ती किसी को बाध्य काम नहीं करा सकते, और अनुच्छेद 24 में क्या है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कल खानों पे काम नहीं कराया जा सकता। अनुच्छेद 25 में क्या है, ये जो है कि धर्म के अपने हिसाब से धर्म को मानने की छूट है इसमें, अनुच्छेद 25 से 28 जो कि दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, अनुच्छेद 22।
मूल अधिकारों की अवधारणा सर्वप्रथम डैश में मैग्ना कार्टा के अस्तित्व में आई। तो जो इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा में अस्तित्व आई, क्या मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, वो पहली बार जो उसकी अवधारणा हुई थी सर्वप्रथम इंग्लैंड से ली गई थी। ठीक है, कहाँ से? मैग्ना कार्टा में अस्तित्व में आई थी इंग्लैंड में। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, इंग्लैंड। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है और गाइस ये एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसको मैंने स्क्रीनशॉट कर लेके इसका पीडीएफ बनाया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? तो जो सुकुमार सेन थे ना, वो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, चुनाव जो भारत का चुनाव होता है वो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा हॉल में फिल्में देखने गई। उसे पता चलता है कि पास की सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है जो फिल्म देख रही है। अब ए अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल से निकल जाने के लिए कहती है। उपरोक्त परिदृश्य में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नौकरानी को राहत प्रदान कर सकता है? तो जो अनुच्छेद 15 है कि धर्म, नस्ल, लिंग, जाति के अनुसार किसी से भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, इसलिए अनुच्छेद 15 जो है उसके नौकरानी को राहत प्रदान करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15, जो एक मूवी अभी आई थी उसमें लिखा था ना, धर्म, नस्ल, मूल, लिंग, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये अनुच्छेद 4 सॉरी आंसर 4 अनुच्छेद 15 इसको राहत प्रदान करेगा उसकी नौकरानी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जो तो विधि आयोग का अध्यक्ष, देखिए जितने भी अपॉइंटमेंट है, चूंकि ये उससे रिलेटेड था इसलिए मैंने इसको ले लिया था। तो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जो है उस समय जो 2022 में क्या हुए थे, अपॉइंट किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 क में अनुच्छेद 51 के क के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जिस तरह फंडामेंटल राइट्स थे, मौलिक अधिकार थे, उसी तरह मौलिक कर्तव्य, मौलिक ड्यूटी भी लगाना जरूरी था, क्योंकि अगर आपको अधिकार मिल गया आप अधिकार का दुरुपयोग भी करेंगे, इसलिए ड्यूटी के साथ साथ उनके कर्तव्य के मतलब कि राइट्स के साथ उनकी ड्यूटी भी लगानी जरूरी थी। इसलिए संविधान में ये कार्य किया गया कि आदमी जो सिविलियंस हैं, जो आम नागरिक हैं, उसका दुरुपयोग ना कर पाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति भारत को अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले भी इस्तीफा दे के जो है कि अपनी जो है कि पद को छोड़ सकता है। ठीक है, ये भी करता है। भारत के उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर उसके न रहने पे कोई अन्य न्यायाधीश जो वहाँ उपस्थित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक निर्णय में असहमति व्यक्त की थी? तो जो सबरीमाला में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, उसके विरोध में असहमति व्यक्त की थी न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रहण किया गया था? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को नहीं, 26 नवंबर 1949 को इस तिथि को क्या किया गया था? संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 172 के 2 के अनुसार किसी राज्य की डैश भंग नहीं की होगी। तो जैसे आप देखेंगे विधान परिषद जो होती है, विधानमंडल की जो विधान परिषद और विधानसभा होती है, तो जो विधान परिषद होती है उच्च सदन होती है, ये कभी भी भंग नहीं होती। जिस तरह संसद में राज्यसभा उच्च सदन है और ये कभी भी भंग नहीं होती, उसी तरह अनुच्छेद 172 के 2 के अनुसार किसी भी राज्य की विधान परिषद भंग नहीं होती। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? ए, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। महाभियोग के आरोप, बी, महाभियोग के आरोप उस सदन के 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए जिसमें प्रक्रिया शुरू की गई है। सी, महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 30 दिनों का नोटिस दिया जाता है। डी, महाभियोग प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं कि देखिए सी जो कह रहा है कि महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 30 दिनों का नोटिस दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है, मात्र 14 दिनों का नोटिस दिया जाता है। ठीक है, 14 दिन पहले इसको मतलब आगाह किया जाता है कि आप पर महाभियोग चलाया जाएगा। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया एक ही बात करें तो महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जाती, बिल्कुल सही है, चाहे राज्यसभा या लोकसभा
किसी भी सदन में उसको जो है कि स्टार्ट किया जा सकता है, और हस्ताक्षर शायद 1/4 के ही हिसाब से किया जाता है, 1/3 नहीं है, ठीक है। और उसके बाद डी, तो एक चीज़ इसमें ये जो इम्पोर्टेंट है कि महाभियोग प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। अगर राज्यसभा में पारित हो गया तो लोकसभा में जाएगा, जब लोकसभा इसको जो है 2/3 बहुमत से पारित कर देगी तो ए और डी जो है कि सही है। अगर मैं देखूँ ए बी सी डी तो ये गलत है, बी बिल्कुल गलत है, सी बिल्कुल गलत है। तो आप देखेंगे ए में फर्स्ट में बी सी है, सेकंड में भी सी है, और थर्ड में भी सी है। तो इस क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, ऑप्शन जाएंगे केवल ए एंड डी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ए एंड डी, मतलब फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है, ठीक है। 16 अधिकार है, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार आप देखेंगे 19 से जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, सॉरी 19 से 22 तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है, अनुच्छेद की बात करें। अब मतदान का अधिकार नहीं, मतदान का अधिकार ये मौलिक अधिकार में नहीं आता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, मतदान का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य विधान परिषद की रचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है। ए, परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 पर निर्धारित की गई है। बी, परिषद की न्यूनतम शक्ति 40 निर्धारित की गई है। सी, परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से कुल 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। डी, राज्यपाल द्वारा किए गए मनोनयन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो देखिए डी जो है ना, डी बिल्कुल गलत है। तो जो मनोनयन राज्यपाल करता है उसके द्वारा न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो डी, पहले ऑप्शन जो डी है वो गलत होगा। देखिए पहले क्वेश्चन में डी है वो गलत होगा, दूसरे में भी डी है और तीसरे में भी डी है। तो ए बिल्कुल सही है, बी तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए परिषद की न्यूनतम शक्ति 40 निर्धारित की गई, लेकिन कहीं कहीं 36 भी है, किसी राज्य में 36 भी है, तो बी लेकिन न्यूनतम ये 40 मान गए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए बी सी, मतलब थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए बी सी इसका सही है। तो इसके लिए आपको डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। अब देखिए मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके जो अनुच्छेद हैं, जैसे मौलिक मौलिक अधिकार के 12 से 35 तक हैं, फिर इसके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 तक हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्टिकल्स से कि कौन सा आर्टिकल्स ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताता है, कौन सा सिविल संहिता के बारे में बताता है, कौन सा आर्टिकल छुआछूत के बारे में बताता है, उपाधियों का अंत, गिरफ्तारी के संबंध में जो अनुच्छेद अभी हमने पढ़ा। तो इसका जो राइट आंसर है, इसने पूछा कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। तो जो भाग 4 है ना, उसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है, और इसके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, भाग 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 के द्वारा, ठीक है, किसको शामिल किया गया, भारत में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों को उनकी राजभाषाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो देखिए श्रीलंका जो है, श्रीलंका, इसमें तो आपको नॉलेज होनी जरूरी होती है कि श्रीलंका कौन सी भाषा है। तो श्रीलंका की जो भाषा है वो है सिंगली, और भूटान की जो भाषा है वो है जो गखा है, और भूटान की जो भाषा है वो बर्मी है, ठीक है। अब देखिए भूटान बर्मी, राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसमें खोजी जा सकती है। कराची प्रस्ताव में, ठीक है। कराची प्रस्ताव में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति खोजी जा सकती है। तो इसका देखिए पूना पैक्ट है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, गांधी ड्रीम समझौता। तो जो कराची प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया था। देखिए मौलिक अधिकार की बात की गई, तो मौलिक अधिकार में जो नागरिक है, आम जनता है, वो अपने राइट्स के बारे में बात करेगी, लेकिन जो राज्य के लिए बेहतर हो उसी लिए राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को बनाया गया, जिससे राज्य जो राज्य सरकार है वो अपने राज्य के लिए, राज्य की भलाई के लिए कार्य कर सके, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को
न्यायालय में जो है कि इसको लागू नहीं किया जा सकता। इसका जो अधिकार है वो राज्य के ही पास होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, कराची प्रस्ताव में राज्य के नीति। अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जानते हैं कि हाँ ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड देश से लिया गया है। ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, नहीं ये तो नहीं, वो तो मौलिक कर्तव्य था, ठीक है। तो लेकिन ये कराची प्रस्ताव में इस पहली बार खोजी जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, कराची प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करें। तो आप देखेंगे कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो भाग 4 क में अनुच्छेद 51 के अ में हैं, ए में हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 51 का ए। भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। तो जो राज्य चुनाव देखिए आए थे, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन यहाँ है बात राज्य चुनाव आयुक्त की, तो राज्य का चुनाव आयुक्त कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, गवर्नर करेगा। तो राइट हो जाएगा फर्स्ट राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो सन 1878 ईस्वी में भारत में देसी प्रेस अधिनियम वर्ष लागू किया था। देसी प्रेस अधिनियम लागू किया गया था सन 1878। राइट हो जाएगा थर्ड 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन संबंधित है। तो अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधियों के अंत के बारे में है, और कोई भी आम नागरिक जो कि विदेशों में रहता है बिना राष्ट्रपति के जानकारी के बिना कोई भी अवार्ड नहीं ले सकता है, ठीक है। उसके लिए उसे अपने देश के राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। राइट आंसर हो जाएगा 1 अनुच्छेद 18, ठीक है। और जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं, भारत रत्न दिए जाते हैं, पद्म श्री पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, परमवीर चक्र, वीर चक्र, जो अशोक चक्र दिए जाते हैं, ये सभी अनुच्छेद 18 के अनुसार ही दिए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है, ठीक है। ए, संसद के पास आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के रूप में नियम बनाने की शक्ति। बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परिकल्पना की गई थी। सी, संघीय लोक सेवा आयोग को 1950 में संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड ए के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाने लगा। तो आप देखेंगे कि जो संसद के पास आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के रूप में नियम बनाने की शक्ति है, तो संसद के पास आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्त के रूप बनाना, तो ये बिल्कुल नहीं है। तो बी हमारा यहाँ पे देखिए 1935 में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक प्रांतों के लिए प्रांतीय लोक सेवा की परिकल्पना की गई थी 1935 में, ये बिल्कुल सही है। और संघीय लोक सेवा आयोग को 1950 में संविधान के 378 के खंड ए के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाने लगा, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर सेकंड होगा केवल बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। देखिए स्वर्ण सिंह समिति, कितनी बार मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, उनके अनुच्छेद के बारे में, उन कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया है और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये सब बार बार पूछ रहा है। तो मतलब आप समझिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कौन कौन है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है और नीति निर्देशक तत्व, इनके जो से हमारा भाग 3 में मौलिक अधिकार है, तो ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। फिर हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 36 से 51 तक, और जो मौलिक कर्तव्य है वो भाग 4 का क में अनुच्छेद 51 के क में दिया गया है। तो ये सब बार बार पूछता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 वाद योग्य है, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि ये वाद योग्य है। मतलब इस पे आप जो है न्यायालय में जाके इस पे डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, हम ऐसा नहीं मानेंगे, वैसा नहीं मानेंगे। इसलिए इसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में डाला गया कि ये हमारा भारतीय नागरिक होने का कर्तव्य होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाद योग्य। क्यों, क्योंकि यह वाद योग्य है, इसीलिए इसको क्या रखा गया, भाग 3 में नहीं रखा गया, क्योंकि इस पर नियम लागू हैं। आप इसको बाध्य, एक हमारी ड्यूटीज़ है, एक नैतिक जिम्मेदारी है हमारी अपने देश के कर्तव्य के प्रति,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है? तो केरल राज्य बनाम लीसम्मा जोसेफ। ठीक है, केरल राज्य बनाम लीसम्मा जोसेफ के आधार पर। तो राइट आंसर 4 केरल राज्य बनाम लीसम्मा जोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है? तो जो अनुच्छेद 79 है, अनुच्छेद 79 है जिसमें संसद के बारे में बताया गया है, तो द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है। ठीक है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो भाग 5 में। ठीक है, संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका के बारे में दिया गया, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1 भाग 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस मामले के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जिन मामलों में किशोर अपराधी 18 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक हैं उसे न्यायिक किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित किया जाना चाहिए? तो ये है देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य। राइट आंसर हो जाएगा देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विवरण डैथ के नाम से जाना जाता है बजट। चूँकि ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था लेकिन फिर भी मैंने इसको में ले लिया है। एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का जो वार्षिक विवरण है उसे क्या कहेंगे? बजट कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसमें बजट का नाम संविधान में नहीं है, वार्षिक वित्तीय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया? तो 44वां संविधान संशोधन सन 1978 में किया गया था, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय पेंशन डैश पर प्रभावित की जाती है? तो जो भारत की संचित निधि है, भारत की संचित निधि जो है जिसका जो अनुच्छेद 266 में है उसके द्वारा जो है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को उनके संबंध में देय पेंशन पर आधारित है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा भारत का संचित निधि। ठीक है। तेलंगाना विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं? तो एक। विधानसभा की बात हो रही है तो विधानसभा में केवल एक सदस्य मनोनीत है। राइट आंसर हो जाएगा 1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है उसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, देख रहे हैं कितने क्वेश्चन मौलिक अधिकार के आ रहे हैं बार बार। प्रारूढ़ प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूपण कब प्रकाशित किया था? तो फरवरी 1948 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फरवरी 1948 में भारतीय संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब देखिए मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति तत्व, तो बार बार कितनी बार क्वेश्चन आ रहा है। और क्या ये सीजीएल 2023 के प्री के क्वेश्चन है जो कि अलग अलग शिफ्टों में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट है ये सारे मतलब कि टॉपिक्स और इनके अनुच्छेद, और कितना सिंपली पूछा जाता है, कितना इजीली आप यहाँ से नंबर गेन कर सकते हैं इस टॉपिक से, जीएस के टॉपिक से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अब बार बार घुमाकर एक ही चीज़ हर एक शिफ्ट में पूछी गई है। ठीक है, तो इसमें अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो इसको इसमें जो स्कोर करना थोड़ा ईजी होता है अदर सब्जेक्ट के, जैसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं या स्टैटिस्टिक्स जी के हैं उसके अदर। तो पॉलिटिक्स में ये मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन आपके फिक्स ही रहते हैं अगर आपने सही से पढ़ लिया उसको। तो भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो भारत के जो प्रथम विधि अधिकारी होते हैं ये भारत के महान न्यायवादी होते हैं जिन्हें भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहता है। ये अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करते हैं। ठीक है, और इनकी वही अर्हताएँ होती हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अर्हताएँ होनी चाहिए, मतलब योग्यताएँ होनी चाहिए। और इनके वेतन भत्ते भी उसी प्रकार हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 भारत के महान न्यायवादी को भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं जो कि अनुच्छेद 76 के अनुसार बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है के ए नजीब बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकारी के उल्लंघन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 के अनुसार अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा 1 अनुच्छेद 21। न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने का अधिकार होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता, अब आप जानते हैं कि जो भारत की नागरिकता के बारे में बताया गया वो भाग 2, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, जिसका जो वर्णन अनुच्छेद आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक है, उसको भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कहते हैं। किसको? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो गाइज़ ये थे 40+ क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आप सभी को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो का जो टारगेट है वो 30 लाइक्स का है, ज़्यादा नहीं है गाइज़। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अच्छे वीडियो पाने के लिए कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू गाइज़ आप सभी का अभी तक मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।